नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग जब आईएएस के प्री एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और ये बड़ी गंभीर चुनौती आपके सामने रहती है कि सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग कैसे जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसका हल निकालें। मैं डॉक्टर एसपी शाही आज आपके साथ इसी मुद्दे पर कि आईएएस के प्री परीक्षा में जब आप सिविल की तैयारी करते हैं तो इस क्रम में आपको कैसे किसी क्वेश्चन को निकालने में सावधानी पूर्वक अपने उत्तर को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे आज जो मुख्य विषय है हम लोगों का वो है 2019 आईएएस में प्री परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को आप कैसे समझें और उसका उत्तर जो सही है और जो गलत है आप उसको स्पष्ट तरीके से जानते हुए अपने सही ऑप्शन को टिक करें जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तो एक पिछले साल के प्रश्न पत्र का हम लोग उपयोग कर रहे हैं और इसी के जो भी 15 प्रश्न हैं इसमें, तो 15 प्रश्नों के उत्तर निकालने की जो टेक्निक होती है, जो आपको कई बार ये लगेगा कि हमारा इतिहास जान लेना या केवल उपन्यास की तरह से इतिहास का अध्ययन कर लेना ये एक अलग प्रकार की विशेषज्ञता है, लेकिन परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न निकाल लेना या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर लेना ये पढ़ने के साथ साथ कुछ और प्रकार की एक त्वरित गति है दिमाग की। यह एक स्पीडियस वर्क है जिसको कि आपके पास बहुत अच्छे से अभ्यास में होना चाहिए। तो आज हम लोग इस प्रश्न पत्र के माध्यम से प्रश्न निकालने में जो आपको कठिनाई आती है उस कठिनाई का समाधान करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है पहला प्रश्न, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। अब अगर ये लाइन जब आता है मंदिर निर्माण, तो मुझे पता है कि जिन लोगों ने तैयारी कर रखा है उनको ये मालूम है कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। अब वो 3 शैली कौन कौन सी है? एक शैली जिसका नाम है नागर शैली, दूसरा जिसका नाम है द्रविड़ शैली, और तीसरा जो नाम है वह है बेसर शैली। अब ये शैली क्या है मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कम शब्दों में बता दूं कि पूरे भारत के अगर आप उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक की पूरी यात्रा करेंगे तो प्राचीन काल में जितने भी राजवंश या राजा हुए हैं जब उन्होंने अपने मंदिर बनवाए तो उन मंदिरों में कुछ अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं। नागर शैली के मंदिर की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि नागर मतलब नगर, तो जब कोई मंदिर नगर को विशेष ध्यान रख करके और उसमें अपनी कुछ विशेषताएं होंगी, उसमें शुरू में शिखर नहीं होगा, बाद में शिखर भी बनेगा, फिर उसमें आपके प्रदक्षिणापथ, ये तमाम प्रकार की विशेषताएं उसमें जोड़ी जाती हैं। जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर की स्टडी करते हैं तो एक एक पॉइंट नागर शैली की पढ़ी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई मंदिर का निर्माण शब्द आए कहीं भी प्रश्न में, तो आपके दिमाग में पहली बात यह आनी चाहिए कि मंदिर बनाने की 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अब इस नागर, द्रविड़ और बेसर शैली में मंदिर बनाने वाले जो राजा रहे उन लोगों ने अपने अपने कुछ योगदान शामिल कर दिए। ये कोई शैली एक आदमी ने एक निश्चित प्रकार के एक रूपरेखा बनाई और उसी को सभी राजा फॉलो करते रहे, ऐसा नहीं है। ये जो प्रश्न पूछा गया है, अगर इस प्रश्न को ध्यान से आप देखेंगे तो ये कल्याण मंडप जो होता था, आप लोग शादी विवाह में भी देखे होंगे कि एक मंडप का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से
जब आप मंदिरों के अंदर जाएंगे तो मंदिर में जो मुख्य भगवान का या देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उस स्थान विशेष को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। कोई भी मंदिर आप जाइए, कोई भी उत्तर हो दक्षिण हो, कहीं का भी मंदिर, दुनिया के किसी कोने का कोई मंदिर होगा जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, उस स्थान विशेष को हम गर्भगृह कहते हैं। अब मान लीजिए आप मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं, तो मंदिर के सीढ़ियों से चढ़ करके जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा, तो खंभे पर, पिलर पर, स्तंभ पर सपाट छत वाली मंदिर के गर्भगृह के आगे वाले भाग में एक स्थान बनाया जाता है और मंदिर के गर्भगृह के आगे के ही भाग को हम लोग मंडप कहते हैं। लेकिन आपके प्रश्न में मंडप भी नहीं है, आपके प्रश्न में पूछा है कल्याण मंडप। तो जब आप कल्याण मंडप शब्द की बात करते हैं, तो ये कल्याण मंडप का निर्माण विजयनगर के राजाओं ने करवाया। इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिर बनते थे 3 शैली में, नागर में, वेसर में, द्रविड़ में। अब अगर आप विजयनगर की बात करेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो जानिए कि उत्तर भारत में नर्मदा नदी तक के जितने मंदिर हैं वो नागर शैली के हैं। और आप जानते हैं जो विजयनगर है वो दक्षिण में है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दक्षिण के जो मंदिर बने हैं उनकी शैली द्रविड़ शैली मानी गई, और नागर और द्रविड़ इन दोनों के बीच के भाग में, मतलब मध्य भारत और थोड़े से दक्षिण के जहां शुरुआत होती है, उतने भाग के क्षेत्र को वेसर शैली के नाम से जाना गया। अब ये जो वेसर शैली है, यह वास्तव में एक इंडिपेंडेंट शैली नहीं है। इंडिपेंडेंट शैली नहीं मतलब नागर की विशेषताएं और द्रविड़ की विशेषताओं को मिलाकर के वेसर शैली बनाया गया था। इसीलिए जब आप मंदिर शब्द पढ़ते हैं, जहां पर भी मंदिर आता है, और आप अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात यह कि मंदिर को आप 3 शैलियों में बांट करके दिमाग में रखते हैं। इसके बाद अलग अलग राजाओं ने, किस राजा ने नागर शैली में मंदिर बनवाए, किस राजा ने द्रविड़ शैली के मंदिर बनवाए, किस राजा ने वेसर शैली के मंदिर बनवाए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और तीसरे चरण में जब आप आते हैं, तब आपको यह दिमाग में रखना होता है कि जो मंदिर बनाए गए हैं, उस मंदिर के निर्माण में नागर, वेसर, द्रविड़ तीनों शैलियों में कुछ अतिरिक्त प्रकार का योगदान किस प्रकार के राजा के द्वारा दिया गया या किस वंश के द्वारा दिया गया। तो आप देखेंगे जो कल्याण मंडप है, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है, और ये विशेषताओं को जोड़ने वाले जो लोग थे, ये विजयनगर के लोग थे। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो शैली भारत में लाई गई है या अपनाई गई है, ये विजयनगर के काल में, विजयनगर आपने नाम सुन रखा है, विजयनगर का जो साम्राज्य था, इसमें 4 वंश के लोगों ने शासन किया है, संगम, सालू, तुलु, अरिविदु। और आप जानते हैं इन 4 वंश के राजाओं में जो तीसरे वंश का राजा रहा है तुलु, उसी वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख राजा रहा, जिसका नाम था कृष्णदेवराय। तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं तो आप कृष्णदेवराय की चर्चा भी पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इन लोगों ने द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनवाए, उस शैली के अंदर एक कल्याण मंडप का भाग जोड़ा गया, और ये देवी देवताओं के शादी विवाह के आयोजन का बहुत विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए, या जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उन क्रियाओं को बहुत भव्यता से संचालित करना या उनका भव्य आयोजन करना, इस प्रकार की चीज़ों के लिए विजयनगर के शासकों के द्वारा कल्याण मंडप की रचना दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों में किया गया था। और इस तरह से ये चीज़ आपको दिमाग में लेके चलना है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न के पीछे जो आपका थीम है, मैं चूंकि इस उत्तर से आपका कोई बहुत काम नहीं बनने वाला है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब आप तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के अंतर्गत जितने भी आपके प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न के आसपास और कितनी बातें हैं जो आपको दिमाग में लेके चलना होता है। इसीलिए जब आप यहां पर इस प्रश्न को देख रहे हैं
तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको इस मंदिर निर्माण की शैली में, चाहे नागर हो, चाहे द्रविड़ हो, चाहे वेसर हो सकता है इस बार द्रविड़ शैली से आधारित प्रश्न पूछा है, हो सकता है अब जो परीक्षा हो उसमें नागर शैली की बात कर दे, हो सकता है उसमें बेसर शैली की बात कर दे। तो आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इस तरह के प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। और इस तरह से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, चाहे वो राजा का योगदान हो, चाहे वंश का योगदान हो, आप इन सब बातों पर विशेष ध्यान देंगे। जहां तक रही बात, मैं इसमें थोड़ा और जोड़ दूं, जैसे आप कभी पल्लव राजाओं का इतिहास पढ़िए। पल्लव राजा ने भी बहुत, जो मंदिर निर्माण की दृष्टि से है, उन लोगों ने भी बहुत योगदान दिया, राष्ट्रकूटों ने भी बहुत योगदान दिया। जो बहुत सारे गुफाएं हैं उनमें राष्ट्रकूटों के योगदान देखे जाते हैं। पल्लव और चालुक्य के संघर्ष का तो एक अनंत इतिहास है, जिसमें आप पाएंगे कि वो दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। उसी तरह से विजयनगर का जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं बहमनी राज्य के लोग उसके साथ बहुत संघर्ष किए। लगभग 300 साल तक ये आपस में संघर्षरत रहे। और संघर्ष का कारण क्या था इन विजयनगर वालों का? विजयनगर वालों के संघर्ष का कारण वहां पर आप पढ़ेंगे तो दो नदियां बहती हैं, एक है कृष्णा और दूसरा है तुंगभद्रा। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में बहुत उपजाऊ भूमि थी, और ये जो उपजाऊ भूमि थी इसको रायचूर का दोआब कहते थे, रायचूर का दोआब। तो एक तरह से देखा जाए तो इस रायचूर के दोआब के उपजाऊ स्थिति को देखते हुए विजयनगर और बहमनी वाले लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष किए हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने मंदिर निर्माण के अंतर्गत आपको ये जो कल्याण मंडप के निर्माण की कहानी है, इस पर भी इन लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न से जुड़ी हुई अधिकांश बातें आपके पास पहुंच गई। अब अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़ रहे होंगे, अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या क्या है, तो आपके सामने 3 कथन हैं। पहला कथन यह है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ठीक है। दूसरी जो लाइन लिखी हुई है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। इक्ता, तो एक तरफ अगर हम अपने प्रश्न को जाएं तो एक शब्द है ये आमिल। अगर हम शब्दों पर जाएं तो एक शब्द है आपका आमिल। तो यहां पर आमिल शब्द के बारे में जो बात पूछी गई उसके बारे में आपका कथन ध्यान देना है। दूसरा है दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या है मैं भी समझाऊंगा। ये प्राचीन देसी संस्था है, एक आपका ये प्रश्न का हिस्सा है। और तीसरा लिखा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो 3 ये स्टेटमेंट है, और 3 स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये ऑप्शन बनाए गए और पूछा गया इनके बारे में उपर्युक्त में से, मतलब 1, 2, 3 में से कौन सा या से, मतलब 1 या 1 से 2, 1 से ज़्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अगर 1 सही होगा तो कौन सा, और 1 से ज़्यादा अगर सही करेंगे तो कौन से कथन सही हैं या हैं। आप देख सकते हैं कि प्रश्न बनाते समय यूपीएससी अपने एक एक शब्द के निर्माण में कितनी सावधानी देता है, और अगर वो सावधानी पूर्वक अपना काम कर रहा है तो इससे आपको एक संदेश मिलता है कि आपको भी तैयारी के क्रम में व्यापक स्तर पर उस सावधानी का ध्यान रखना होगा। आप बिल्कुल तैयारी में ये जो वंडर इकट्ठा करते हैं आप लोग, या कई बार ऐसे ऐसे तथ्यात्मक संग्रह करने लगते हैं जिनके खुद बैकग्राउंड से आप परिचित नहीं हैं, या जिसके खुद कंसेप्ट से आप वाकिफ नहीं हैं, तो उस तरह के आपके वंडर्स बहुत लाभ, कम से कम सिविल सेवा आईएएस के प्री एग्जाम के अंदर कोई मदद करने वाले खास नहीं हैं। इसलिए अगर आपको यहाँ पर प्रश्न से अनुभव लेना है या आपको बात समझनी है तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है इसमें बहुत सावधानी पूर्वक बातें कही जा रही हैं। अब आइए दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में, राजस्व प्रशासन समझते हैं रेवेन्यू कलेक्शन। हर काल में हर राजा
हर शासन में, चाहे वर्तमान का शासनकाल ही क्यों न हो, हर शासनकाल में सत्ता चलाने के लिए राजस्व की मांग एक बड़ी मांग होती थी, और बगैर राजस्व के आप राज्य का संचालन संभव नहीं है। राजस्व से राज्य का संचालन, सेना, प्रशासनिक अधिकारी, सबके वेतन, जो कुछ भी आज आप कोई भी वर्तमान का राज्य हो और चाहे पहले का, यहाँ पर राज्य का मतलब देश भी है, तो अगर कोई भी शासन सत्ता का संचालन कर रहा होगा तो उसको राजस्व चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये विचार बिल्कुल सही है। आमिल या इसी को अमल गुजार भी कहते थे। तो मैं अगर इस शब्द को जोड़ दूं ताकि एक नई सूचना आपके पास आ जाए, तो इस आमिल को हम कह रहे हैं कि अगर अमल गुजार शब्द कहे तो भी आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि आमिल या अमल गुजार एक ही शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आमिल देता तो भी ये सही होता, और अगर अमल गुजार देता वो भी सही होता। तो ये बात तो क्लियर है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली का जो प्रभारी था, जो सबसे श्रेष्ठ अधिकारी के नाम पर जिसकी चर्चा आती है, वो आमिल है, या उसी को हम लोग अमल गुजार कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे लाइन पर आइए। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, ये गलत है। इक्ता प्रणाली ये सल्तनत में शुरू होने वाला व्यवस्था है, और अगर इक्ता प्रणाली की शुरुआत की बात करें, इसके जनक की बात करें कि इक्ता प्रणाली भारत में सबसे पहले कब से शुरू मानी गई या वास्तव में कब से देखा गया, तो इक्ता प्रणाली के बारे में इतिहास जो प्राप्त होता है वो है इल्तुतमिश के द्वारा, क्योंकि इल्तुतमिश ही ऐसा व्यक्ति था। अगर आपको थोड़ा सा भी मुगल काल का, सल्तनत का, मध्यकाल जिसको दोनों मिलाकर कहते हैं, अगर आपने मुगल काल का, सल्तनत काल का मिलाकर के जो मध्यकालीन भारत का इतिहास से पढ़ा होगा, तो उसमें जब आप इल्तुतमिश का काल पढ़ते हैं तो इल्तुतमिश शासक बनने से, सुल्तान बनने से पहले उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बदायूं, वो बदायूं का इक्तादार था। तो इक्ता माने वैसे प्रांतों के कई नाम होते थे। मैं यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त नहीं हो पा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये शब्द मैं एक बार बोलूँगा और कहीं आप उसी को पकड़ करके और उसी को अंतिम वाक्य मान लेंगे तो मैं शायद आपके साथ गुनाह कर दूंगा। इक्ता शब्द जो है ये राजस्व के मामले से जुड़ा हुआ एक प्रशासकीय विभाजन था। जैसे प्रांत को सूबा भी कहते थे, तो सूबा जो है ये प्रांत का प्रशासकीय विभाजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन वहीं पर अगर हम सूबा या प्रांत को इक्ता कहेंगे तो इक्ता एक राजस्व या आर्थिक मसले पर राजस्व की वसूली से जुड़ा हुआ यह एक प्रशासनिक विभाजन है। तो प्रशासन मतलब लॉ एंड ऑर्डर चलाने के नाम पर जो विभाजन होता है वो सूबे के रूप में सूबेदार के नाम पर उसको इंगित किया जाता था। लेकिन जब कभी भी हम इक्ता शब्द कहते हैं तो जो व्यक्ति प्रांत का हेड होगा, इक्तादार होगा, वह व्यक्ति का प्रधान विषय है कि राज्य से वसूले गए राजस्व की प्राप्ति का प्रयास करे, और राज्य की आवश्यकता पूरा होने के बाद जो अतिरिक्त होता था जिसको हम लोग फवाजिल कहते थे, उस फवाजिल को वह केंद्र के खजाने में जमा कराता था। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इक्ता प्रणाली भारत में सल्तनत काल से पहले नहीं थी। तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सही आपसे और पूछा क्या गया प्रश्न में, कौन सा सही है? यहां पर प्रश्न का हिस्सा क्या है? कौन सा सही है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको सही कथन बताना है तो पहला आपका सही साबित हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये सल्तनत काल का है, और यहां पर क्या लिख दिया है इसने लिख दिया है ये प्राचीन काल का है। तो ये जो लाइन है इक्तादार का, इक्ता का या सूबे का या प्रांत का या राजस्व के मामले पर भौगोलिक क्षेत्र के विभाजन का, तो ये लाइन आपकी गलत साबित हो गई। अब आइए मीर बख्शी का पद, तीसरे में मीर बख्शी का पद दिल्ली के
खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया, बिल्कुल गलत है। जब कभी भी हम लोग मीर बख्शी शब्द का प्रयोग करते हैं, जब आप मुगल काल पढ़ते हैं, तो मुगल काल के इतिहास को थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन में समझा दूं यहाँ पर, क्योंकि आप इन प्रश्नों के माध्यम से आपको पढ़ने का जो अप्रोच है ये आपको समझ लेना है। नहीं तो आपको बार बार लगेगा कि हम जो पढ़ते हैं और जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके बीच में हमारा तालमेल नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब मुगल काल आप पढ़ते हैं तो मुगल काल में भी शुरू में मीर बख्शी का पद नहीं था। एक शब्द होता था जिसको हम लोग कहते थे वकील ए सल्तनत, और आप देखेंगे कि वकील ए सल्तनत के अंदर राजस्व का और सेना का दोनों विभाग मिक्स रहता था। लेकिन जब अकबर सत्ता में आया तो उसने यह वकील ए सल्तनत के पद को समाप्त किया। और अगर आपने नाम सुन रखा होगा एक व्यक्ति का जिसका नाम बैरम खान है, तो बैरम खान ने इस पद पर, मतलब वकील सल्तनत के पद पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति था। इसके बाद इस विभाग को, वकील सल्तनत को 2 भाग में बांट दिया जाता है, और जब 2 भाग में बांटा गया तो उसी में से एक विभाग का नाम मीर बख्शी पड़ा। तो आपको पहली बात जो समझना है कि मीर बख्शी जो शब्द है वो सेनापति के लिए आता है। मीर बख्शी का शब्द जो सेनापति है उसके लिए आता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह दिमाग में रखना है कि ये सल्तनत के समय का नहीं है, क्योंकि जो खिलजी है वो सल्तनत काल के हैं, ये बल्कि मुगल काल का शब्द है। इसलिए अगर ये खिलजी बोल रहा है तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हुआ। इस आधार पर देखा जाए, अब आप आइए अपने आंसर में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन से सही हैं। तो अभी यहाँ पर केवल और केवल आपका एक सही होता नजर आ रहा है। तो इस आधार पर दिल्ली सल्तनत या मुगल काल या राजस्व, ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे को इकट्ठा करके, और आप देख रहे होंगे इतना सब्जेक्टिव प्रकार का प्रश्न यूपीएससी ने बनाया आपके आईएएस प्री के लिए। और इस प्रश्न को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि सल्तनत का प्रशासन, मुगल काल का प्रशासन, ये दोनों को मिक्स करके इस प्रश्न को बनाया गया है। इसीलिए आप अगर यहाँ पर बहुत सावधानी से बातों को नहीं जानते हैं, पढ़ते समय आपने इन छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि आप इसको अगर अव्यवस्थित रूप से पढ़े हैं तो जानकारी के बाद भी हो सकता है ये प्रश्न आपका गलत हो जाए। अब मैं आता हूं आपके तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, और तीसरे प्रश्न में यह पूछा गया कि संत निम्बार्क को निम्बकाचार्य भी कहते हैं, अकबर के समकालीन थे। पहली लाइन। दूसरे लाइन में पूछा है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, और कह रहा है कि आप बताइए कि प्रश्न में अगर आप भाषा पर जाएं तो प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन ही सही है। कथन सही है, ठीक, सही है। कौन सा कथन सही है? तो अगर यहां पर देखा जाए तो पहली बात, संत निम्बार्क, अगर इनका इतिहास आप पढ़ेंगे, चूंकि मध्यकालीन भारत में एक चैप्टर है आपका जिसको हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन कहते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन। तो भक्ति और सूफी आंदोलन ये एक आपका चैप्टर है, और इस चैप्टर में इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग महान विभूतियां हुई हैं, उन महान विभूतियों के जीवन से संबंधित जो भी
भौतिक जगत में धर्म और अध्यात्म को जीवित करने के साथ साथ लोगों के मस्तिष्क में एक चेतना का निर्माण करने के दृष्टि से इन लोगों ने जो भी योगदान दिया है, हम उनकी बात करते हैं। अब आ जाइए पहले लाइन पर। संत निम्बार्क या निम्बकाचार्य क्या कह रहा है? अकबर के समकालीन हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो संत निम्बार्क हैं, ये 1250 ईस्वी में थे। ठीक है, मतलब इनका जन्म 1250 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1250 में। संत निम्बार्क का जन्म 1250 में, यह जन्म है इनका ईस्वी में। और अकबर का जन्म 1542 में हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो तथ्य है, कई बार कुछ टीचर ये बात कह देते हैं आपको तैयारी करने के क्रम में कि आप लोग कोई कब पैदा हुआ, कोई कब मरा, इस प्रकार की बातों को बहुत ध्यान मत दिया करिए। ये बात कई बार पढ़ाने के दौरान शिक्षक विद्यार्थी से कहते हैं। और आप देख रहे होंगे ये प्रश्न शुद्ध रूप से दो व्यक्तियों के, अगर बहुत कुछ आप इनके बारे में जानते हैं और आप ये नहीं जानते कि इनका जीवन काल कब से कब तक का है, तो आप यहां पर इनकी समस्त जानकारियों के बाद भी इस प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे अगर मैं निवेदन करूं तो यहां पर यह बात अपने दिमाग पे बैठाइए कि जितनी सूचनाएं मिले वो आप अपने दिमाग के अंदर रखने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि कोई कह दिया ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। ठीक है, सलाह मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सलाह के साथ साथ प्रश्न की मांग को अगर आप देखेंगे तो आपको स्वयं से कुछ अपनी चेतना निर्मित होगी। और उसी चेतना के अंतर्गत एक बात यहाँ पर संदेश है आपके लिए कि संत निम्बार्क ये 1250 ईस्वी में जन्म लिए थे। और संत निम्बार्क का क्या खासियत है, मैं अगर आपसे कहूँ कि इनके जीवन से जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के ये प्रश्न बना है, तो संत निम्बार्क, चूंकि जब आप प्राचीन काल पढ़ते हैं तो चूंकि ये जो हैं ये 1250 में हैं, लेकिन अगर ये परंपराओं की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है इनके परंपरा में वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का एक सिद्धांत दिया। मैं अगर यहां पर आपको व्याख्या कर दूं तो निम्बार्क ने या निम्बकाचार्य ने एक सिद्धांत होता है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत माने होता है दो, और द्वैताद्वैत माने दो हैं और दो ही हैं। कौन दो हैं और दो ही हैं? तो दो और दो हैं आत्मा और ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म। अब ये आत्मा और ब्रह्म के इस विचार को जब आप अध्ययन करने जाते हैं तो इस प्रकार के विचारधाराओं का अगर हम एक परंपरा के रूप में देखें तो निम्बार्क किस विचारधारा की तरह से ही सबसे पहले शंकराचार्य ने भी अपनी बात कही। और शंकराचार्य ने जो बात कही उनका विचार था अद्वैतवाद। अब आप समझ गए अद्वैत का मतलब? अद्वैतवाद माने दो नहीं हैं। यहां अद्वैत माने दो और माने दो नहीं हैं। दो नहीं है मतलब आत्मा और ब्रह्म इनके हिसाब से क्या हैं? दोनों एक हैं। अगर आत्मा और ब्रह्म दोनों को आप अलग अलग देखते हैं तो शंकराचार्य ने कहा यह आपको अज्ञानता के कारण महसूस होता है। इसलिए व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त होता जाएगा वह दो का जो भेद है यह खत्म होता जाएगा। तो एक तरह से अभेदवाद का सिद्धांत हो गया इनका, कोई भेद नहीं है। और यहां पर द्वैताद्वैत है, इसीलिए इनके सिद्धांत को, द्वैतवाद के सिद्धांत को भेदाभेदवाद भी कहते हैं। शब्द ये है भेदाभेदवाद। तो मुझे लगता है कि यह
अभेदवाद का सिद्धांत कह दिया जाए और यह भेदाभेदवाद का सिद्धांत कह दिया जाए। इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो रामानुजाचार्य का नाम आएगा, उन्होंने विशिष्टाद्वैत शब्द का प्रयोग किया। उसी तरह से वल्लभाचार्य का नाम आएगा। ऐसे करके एक से एक भारत के अंदर दर्शन की परंपरा को जन्म देने वाले इस प्रकार के महान ऋषि हुए हैं, जिन्होंने दर्शन की एक नई प्रकार की जीवन पद्धति भारतीयों को देने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि अगर यहां पर आपको दिमाग में रखनी है बात, चूंकि प्रश्न इतने पर ही है और कोई जरूरी नहीं कि अगली बार जो प्रश्न पूछेगा वो इसी श्रृंखला का प्रश्न होगा, यह कोई संभव नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप प्रश्न करेंगे तो आप इस बात को समझिए कि किस तरह से भारत के अंदर जो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके सामने, जैसे हमने कहा कि निम्बार्क, तो निम्बार्क की परंपरा का नाम क्या है? हमने आपको अभी बताया, द्वैतवाद। क्या कहा मैंने? द्वैतवाद। तो ये द्वैतवाद को भारत में देने वाले विचार या दर्शन के प्रतिपादक हैं। मैंने कालखंड बताया इनका, 1250 है जन्म इनका। अकबर का जन्म 1542 है। अकबर कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुगल शासन में अगर क्रमबद्धता से देखा जाए तो बाबर है, बाबर का पुत्र हुमायूं है, और हुमायूं का पुत्र अकबर है, जिसने भारत में 50 वर्ष शासन किया है। अब आप देखिए कि दो अलग अलग क्षेत्र के दो प्रभुत्वशाली लोग, अध्यात्म की जगत में, दर्शन की जगत में, जो निम्बार्क हैं उनका बहुत विशेष स्थान है। और राजनीतिक सत्ता में मध्यकालीन भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो अकबर का भी योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। तो इन दोनों के कार्यशैली और जीवन पद्धति को जोड़ करके एक प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस प्रश्न में कि दोनों को कह दिया समकालीन है। और आपको दिमाग पे प्रश्न को रखना है कि ये पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में लगभग 300 साल का अंतर है। 1200 और 1500, उधर 50 है इधर 42 है, तो 8 साल प्लस माइनस कर लिया जाए तो लगभग 3 साल का अंतर है। और ये साबित कर रहा है कि ये दोनों समकालीन नहीं है। अब आइए दूसरे प्रश्न के मुद्दे पर। दूसरे में आपसे पूछा है, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। चूंकि जब आप बात करते हैं इस विचार को अपनाने में, तो भारत के अंदर चूंकि ये संत कबीर का जो विचार है वो शेख अहमद सरहिंदी से कभी भी प्रभावित नहीं रहा है। कबीरदास की अपनी एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति रही है, उनके बारे में आपको बीजक से बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। समाज सुधार के एक विशिष्ट शैली को उन्होंने जीवन में अपनाया था। और शेख अहमद सरहिंदी का जो विचार है वो एक अलग प्रकार का विचार है, जो इस्लामिक परंपरा के अंदर जो सूफी संतों की परंपरा रही है उस परंपरा के वो वाहक रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों को एक परंपरा से बता करके या उनसे प्रभावित होने की बात करना, यह भी आपके इस प्रश्न में गलत है। इस तरह से आपका 1 और 2 दोनों पर्सनालिटी इसमें पूछा, चारों 4 कोनों पर हैं, कोई एक दूसरे के साथ कहीं पर भी मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आप इस प्रश्न के अंतर्गत आएंगे तो आपको पहला दिखा है कि 1 सही है, यह भी गलत ऑप्शन, 2 सही, यह भी गलत ऑप्शन, 1 और 2 तो बिल्कुल नहीं। जब 2 गलत हो गए तो अंत में आंसर मिला आपको डी, अर्थात न 1 सही है न 2 सही है। अब आप अगले प्रश्न पर आइए। हम लोग प्रश्न 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 ये कहता है कि भारत के अंदर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जो रूपरेखा है इसको कैसे इस प्रश्न के अंदर इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न में है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक शासन काल के कथनों पर आपको विचार करना है।
अब पहला जो लाइन लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया इंटेंचर लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। अब जब आपसे यह कहा जाता है, महात्मा गांधी आप जानते हैं, गिरमिटिया जो शब्द है ये बहुत फेमस शब्द है। ये इतना फेमस शब्द है कि जो भी लोग कहीं पर काम करते थे तो उनको पंजीकरण कराना पड़ता था अपना। उस पंजीकरण के लिए कुछ उनसे शुल्क लिया जाता था और एक तरह से उनका गिरमिटिया के रूप में बहुत भयानक शोषण था। तो अगर आप गांधी जी के इतिहास को देखेंगे तो गिरमिटिया से संबंधित गांधी जी ने इस प्रणाली के उन्मूलन में बहुत गंभीर प्रयास किया है। इस बात में हम लोग जो कथन है इस पर विचार कर रहे हैं और आपसे विचार के लास्ट में भी देख लेना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यह कथन आपका सही है। अब दूसरा जो इसमें पूछा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया था। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में, ये आप जानते हैं, एक आयोग आया था भारत में और उस आयोग का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो पहली बात ये कि ये 12 मार्च 1917 को इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और जो युद्ध से संबंधित ये प्रस्ताव के समर्थन की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के समर्थन का खास करके वार प्रस्ताव के समर्थन नहीं किया गया था जो कहा जाए। तो यहां पर आपको समझना है कि इस प्रकार की बातों का प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में गांधी जी ने समर्थन किया था। तो नहीं किया गया था, अगर यह है, अगर इसमें लिखा गया होता किया गया, समर्थन किया गया था, तो आपको यहां पर यह बात सही करनी पड़ती थी। यह तो आपको पता चल गया ये सही है, लेकिन ये जो लाइन है यह गलत है, इसको आपको नहीं मानना है। अब आ जाइए तीसरे पर, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये अंग्रेज जब जब भारत में कांग्रेस असहयोग के दौरान तो खैर ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित कर पाए थे अंग्रेज, लेकिन जब 1930 में विशेष करके गांधी जी 12 मार्च 1930 को जब दांडी यात्रा पर निकले थे अपने समर्थकों को लेकर के, और आप जानते हैं कि गांधी जी ने यहां तक कह दिया था कि हम नागरिक अवज्ञा का बहिष्कार करते हैं, और यहां तक शब्द है उनके कि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजद्रोह अब मेरा विचार बन चुका है। तो एक तरीके से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो विचार गांधी जी अपनाए, और या जिस तरह से गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भारत के अंदर अंग्रेजी सत्ता के विरोध में पूरे भारतीय जनमानस को आंदोलित किए थे, यह इसके अंतर्गत अंग्रेज इस नमक कानून तोड़े जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किए थे। यहां कहने का मतलब है कि यह स्टेटमेंट आपका सही है। मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस प्रश्न के, अभी मैं इस प्रश्न के व्याख्या पर आऊंगा, तो यह आपका सही है। तो अगर उत्तर आपको देखा जाए तो यहां पर पूछा 1 और 2, तो आपको पता ही ये भी गलत है। 1 और 3 ये सही है, और बाकी अगर 1 सही है तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। तो मिला जुला करके कहा जाए तो ये जो आपका प्रश्न था, अब इस प्रश्न में मैं जरा आपको जोड़ूं कि कौन कौन सी बातें एक साथ इसमें शामिल की गई। इसलिए मैं बार बार आईएएस के प्रिपरेशन करने वाले छात्रों को यह बात कहता रहता हूं
कि आप कभी भी यह मत सोचा करिए कि कोई बहुत प्रिंटेड मटेरियल आप एक्सक्लूसिव पा जाएंगे और आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। उससे ज़्यादा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जहाँ जहाँ भी आप पढ़ें उनको जोड़ने की या उनको एक साथ मिला करके उत्तर निकालने के दौरान उपयोग करने की अपने अंदर क्षमता का विकास करिए। इसीलिए आपको इतिहास सुनने, इतिहास पढ़ने, इतिहास लिखने और जो भी सारे साधन हैं उन सभी साधनों का इस परीक्षा को निकालने के दौरान प्रयोग करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप कोई भी एक पक्ष लेकर के चले, आप बहुत बढ़िया नोट्स बनाते हैं और आपका नोट्स बहुत लिमिटेड चीज़ों में सीमित है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप बिखर जाएंगे। आपको लगेगा शायद ये हमको पता है, ये नहीं पता है। इसलिए इस प्रश्न के अंदर देखिए, एक प्रश्न वो पूछा है जो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है, अर्थात 1915 में गांधी जी भारत आए थे अफ्रीका से। उसके पहले जब वो डरबन और अफ्रीका के अंदर रह रहे थे उस दौरान की समस्या को पूछा था। एक प्रश्न आपका वहां पर हो गया। दूसरा प्रश्न, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और उस दौरान जब सहयोग और समर्थन करने की बात आई है तो आपको विश्व इतिहास के संदर्भ में गांधी जी का क्या विचार था, विश्व युद्ध के संदर्भ में गांधी जी ने भारतीयों को किस प्रकार से अंग्रेजों से एक एसोसिएशन देने की बात कही थी, यह इस पर प्रश्न है। अब गांधी जी ने उस समय ऐसी बात क्यों कही थी उसका भी अपना एक परिप्रेक्ष्य है। जब आप क्लास करते हैं या पढ़ते हैं तो उस दौरान ये सब बातें आपको बताई जाती हैं। और तीसरा जो प्रश्न है ये 1930 में नमक सत्याग्रह के साथ जुड़ी हुई है। अब आप सोच करके देखिए कि कहां कहां की बात को एक प्रश्न के हिस्से में लाया गया। इसीलिए आपको पढ़ने के दौरान यह कला अपने अंदर विकसित करनी होगी कि जहां जहां की बातें इकट्ठा की जाए वो कैसे उत्तर में आप जल्दी से जल्दी समझकर इसका उत्तर निकाल सकें। चूंकि ये प्रश्न आपको हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर निकालना होता है, यहाँ चूंकि समझाने की प्रक्रिया है इसलिए आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। अन्यथा अगर ये अभ्यास अपने मस्तिष्क में बढ़ाते जाएंगे तो फिर इससे ज़्यादा आपको और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो इसका उत्तर आपका बी सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। और इस बात को अपने दिमाग में बैठाए रखिए, ये सारे के सारे प्रश्न आईएएस प्री 2019 के पूछे गए प्रश्न हैं। यह किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा बनाया हुआ प्रश्न नहीं है, यह संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भारत के विशेषज्ञ इतिहासकार हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्नों का यह विवेचन या विस्तार चल रहा है। इसलिए आप अगर इसको ठीक से समझ लेते हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अगर इस दिशा में चलेगी तो आप जो लक्ष्य रखे हैं वो पूरा हो जाएगा। और अगर आप इस रास्ते से नहीं चलेंगे तो आपकी लड़ाई लंबी हो सकती है और आप परेशान भी हो सकते हैं। प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहां पर आप देख रहे होंगे एक साइड में 3 व्यक्ति का नाम दिया है और एक साइड में वो किस पद पर थे, धारित पदों के बारे में बात की गई है। अब इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहली बात ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। व्यक्ति का नाम देखिए, सर तेज बहादुर सप्रू। इस प्रश्न के अंदर सर तेज बहादुर सप्रू। अब आपको बताना है इस प्रश्न में तीनों व्यक्तियों के आगे कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। अब यहां पर तेज बहादुर सप्रू अखिल अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उदार संघ के, ये सही है, ठीक। दूसरा जो प्रश्न पूछा है इसमें ये सुमेल करने के लिए केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा, ये भी सही है। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल, ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न के अंदर आपका जो ये ऑप्शन है डी 1 2 3 वो सही है। अब इस प्रश्न में क्या है, आपको क्या देखना था। अब देखिए, अमूमन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ते हैं तो कई बार ये बात
आपके दिमाग पे बैठाने की कोशिश की जाती है, आपको ये बात समझने की कोशिश करनी भी चाहिए कि हम लोग कुछ बड़े नाम हैं, जो बड़े नेतृत्व हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक सहयोग दिया, निर्णायक भूमिका निभाई। आप उनका इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अलग अलग मंच पर अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्षता के तरीके से या सदस्य के रूप में या किसी दल विशेष के विचारधारा को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नाम आपको इतिहास में, चाहे वो सर तेज बहादुर सप्रू हो, नियोगी हो या जोशी हो, ये जो भी सारे नाम हैं, आपको ऐसे नामों को भी दिमाग में लेके चलना है कि ये लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह से अपनी भूमिका निभाए थे और इनके इस भूमिका के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति किस रूप में प्रभावित हुई थी। तो यहां पर जो प्रश्न का हिस्सा है वो इसी तरह से आपको याद रखना है। चूंकि अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, जो अध्यक्षता तेज बहादुर सप्रू ने किया, और तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष बने थे, वो 1927 में बने थे। तो संघ बना 1919 में। अगर मैं आपको बता दूं तो 1919 में ये संघ बनता है और तेज बहादुर सप्रू 1927 में इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो एक तो ये आपके दिमाग में हो गया। दूसरा, जब आप बात करते हैं केसी नियोगी की, केसी नियोगी ये पश्चिम बंगाल के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। और पश्चिम बंगाल के राजनीतिज्ञ थे और संविधान सभा में इन्होंने बहुत सक्रिय योगदान दिया था। तो केसी नियोगी का नाम जब आप बंगाल पढ़ेंगे, बंगाल के जब संवैधानिक व्यवस्था में योगदान को पढ़ते हैं, तो वहाँ से बंगाल के इस व्यक्ति और इस महत्वपूर्ण शख्सियत का नाम इस इतिहास से जुड़ता है। पीसी जोशी, ये नाम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पीसी जोशी भारत के अंदर, चूँकि 1925 में ये जो कानपुर में कम्युनिस्ट दल की स्थापना हुई थी, 1925 में कानपुर में, 1925 में कहाँ पर? कानपुर में। तो कानपुर में ये संघ बना था और 1935 से 47 तक, कब से कब तक? ये व्यक्ति इस संगठन के अंतर्गत आए 1935 से 47 तक ये सदस्य रहे, इसके अध्यक्ष रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे संगठन, उनके अध्यक्ष या इनके बारे में पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़िए, या इसका इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ से पढ़िए। इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको इसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द पर ध्यान देंगे। यहां पर यह बात दिमाग में रखना है कि कौन सी बात गलत है। मतलब ये जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, इनमें जो सही है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो गलत होगा आप उसको छांट करके अपना उत्तर मानेंगे। सही नहीं है। अब पहली लाइन लिखा है कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। अब आपको जान के हैरानी होगी, यह लाइन यहीं से पहली गलती निकल के बाहर आ गई, क्योंकि जब आप तानसेन का इतिहास पढ़ेंगे तो इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। बाद में इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था और इन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत। तो विक्रमजीत द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन आपकी है यह पहले गलत हो गई, और चूंकि 4 ऑप्शन में से एक आपको गलत बताना है तो उत्तर का काम तो यहां पूरा हो गया। अब इसमें उत्तर के नाम पर अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से थोड़ी सी कुछ जानकारी आपको इस पर हो ताकि आप ये पता कर पाए कि तैयारी के क्रम में आपको किस तरह से इतिहास के मूल बातों का अध्ययन करना चाहिए। तो जैसे यहां पर देखेंगे, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपद की रचना की। अब
ध्रुपद गायकी की शैली, ध्रुपद है, ख्याल है, और भी बहुत तरह के गायक की शैली भारत में अपनाई गई थी। तो तानसेन आप जानते हैं कि वो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। अकबर के नौरत्न, नौरत्न माने ऐसे लोग जो किसी खास प्रकार के गुण में पारंगत थे, ऐसी कोई विशेषता उनकी जो अन्य में उतनी समान मात्रा में नहीं थी। जैसे आप नाम पढ़ेंगे तो मान सिंह हैं, भगवान दास हैं, बिरबल हैं, उसी में टोडरमल है, उसी में जो हकीम हुकाम है, उसी में अब्दुल रहीम खान खाना है, अबुल फजल हैं, फैजी हैं, मुल्ला दो प्याजा है, हकीम हुकाम है। ऐसे कई नाम हैं जो नवरत्नों के श्रृंखला में आते हैं। उसी में एक नाम आपको तानसेन का भी दिमाग में लेके यहां प्रश्न बनाया गया। अब तानसेन की पहली लाइन गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो ग्वालियर के राजा हैं, ये जो तानसेन की उपाधि है ये अकबर ने नहीं दिया, ये लाइन गलत है। ये जो टाइटल दी गई है ये ग्वालियर के राजा थे, ग्वालियर के राजा, और उनका नाम था विक्रमजीत। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये टाइटल किसके द्वारा दी गई, विक्रमजीत के द्वारा दी गई। और दूसरी जो लाइन लिखी गई, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपद की रचना की। ध्रुपद मैंने आपको बताया कि यह गायकी की एक खास प्रकार की विधि है, तो यहां पर यह बात सही है। फिर लिखा इसमें, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। बिल्कुल सही बात है, जो भी उनके संरक्षक रहे और उनसे जुड़ी हुई जो बातें रही, उनके हिसाब से भी कई सारे रागों का निर्माण किया गया। अंत में प्रश्न पूछा है, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। ये बात सत्य है। राग पहाड़ी है, राग मल्हार है, राग दीप है, ये सब ऐसे राग हैं जो खास प्रकार से गाने की एक शैली है, और इसकी मौलिक रचना का श्रेय तानसेन को दिया जाता है। अब यहां पर आप देखिए, ये जो प्रश्न फिर पूछा गया, ये इतिहास में एक व्यक्ति पर भी आधारित हो गया। उस व्यक्ति के साथ साथ उससे जुड़े हुए जहां जहां पर जो जो बातें आपको इतिहास में जोड़ने की बात कही गई, वहां वहां से आपने अपने आप को कैसे एक एक को कनेक्ट किया, और जब उत्तर की छांट करनी थी, जब आपको सही उत्तर का निर्माण करना था, तो आपने किस तरह से देखा कि एक छोटी सी बात, तानसेन बहुत फेमस नाम अकबर के नौरत्नों में, और बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को यह लगेगा कि ये जो प्रश्न है ये उलझा हुआ एक ऐसी स्थिति का प्रश्न है जहां पर विद्यार्थी को लगेगा कि चूंकि तानसेन अकबर के काल में है, तो निश्चित रूप से ये तानसेन अकबर से ही उपाधि प्राप्त किया होगा, और बाकी सारी बातें इसमें सही हैं। अगला जो प्रश्न है वो 7वें नंबर का प्रश्न है। पूछा है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, जिसको एल्बम कहते हैं संजोने की बात, और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। अब देखिए, वैसे अगर आप, ये प्रश्न आपका शुद्ध रूप से मुगल चित्रकला पर है, मुगल यहां लिखा हुआ है, तो यह प्रश्न आपका मुगल चित्रकला पर है। अब मुगल चित्रकला का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से आपको मालूम है कि जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसके समय में एक से एक बड़े बड़े चित्रकार इसके दरबार में शोभामान थे, और जहांगीर ने ही वास्तव में सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर देने की बात कही थी। तो चित्रकला की शुरुआत थोड़ी बहुत हुमायूं के काल में भी है, थोड़ा अकबर ने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शाहजहां के काल में आकर के चित्रकला जहांगीर की तुलना में उतनी प्रश्रय तो नहीं पाई, लेकिन ये जरूर है
कि शाहजहां से पहले जहांगीर ने चित्रकला को इतना आगे बढ़ा दिया था कि ये जो चित्रकला है इस काल की, ये मुगल काल के सभी प्रकार के चित्र को संरक्षण देने वाले शासकों की तुलना में सबसे अधिक योगदान देकर के विकसित करने वाली कला के रूप में इसको व्याख्यायित किया गया है। इसलिए यहां पर इसका उत्तर आपको जहांगीर याद रखना है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है आपका, ये मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है सीधा सीधा मैं अगर इस पर जोर दूं तो यहां पर एक शब्द है जागीरदार और एक शब्द है जमींदार। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी इन दो शब्दों के वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण, एक तो जब भी ये प्रश्न में पूछा जाता है तो विद्यार्थी उलझा रहता है कि मूल रूप से इन दोनों शब्दों की व्याख्या जब हम करने जाते हैं तो कैसे करें। अब देखिए, यहां पर ये जो प्रश्न है शुद्ध रूप से इन्हीं दो शब्दों पर टिक गया। मैं आपको यहां बता दूं कि मुगल काल में जागीरदारी और जमींदार के बीच अंतर को यहां पर प्रश्न का मुख्य विषय बताया गया है। अब हम लोग पढ़ते चलें अगर एक एक को, तो यहां पर सबसे पहले जिस बात पर आपको ध्यान देना है वो ये कि पूछा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था। ध्यान से समझेंगे, हम कभी भी जागीरदार शब्द का प्रयोग करें तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जागीरदार का मतलब सेवा के बदले जो भी वेतन मिलना चाहिए उस वेतन के रूप में जो जमीन या भूमि दी जाती थी, ये जागीर शब्द के नाम से जाना जाता था और उसी का जो हेड है वो जागीरदार के रूप में जाना जाएगा। लेकिन उस जागीरदार को जो क्षेत्र पाया है वेतन के बदले, उसको वह जमीन फिर किसी और को आवंटित अलॉट करने या उसको देने का अधिकार नहीं दिया गया है इसमें। तो आप यहां पर समझिए कि पहली लाइन जो लिखी गई है ये जागीरदार के विषय में गलत है। फिर लिखा है कि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ये बात सही है कि जो जमींदार होते थे ये वंशानुगत मतलब एक जमींदार का बेटा फिर जमींदार बना तो वो किसान पर यह दबाव डालने का अधिकार रखता था कि वो राजस्व की मांग उससे करेगा और अपना कुछ हिस्सा रखेगा और बाकी पैसा वो केंद्र में जमा कराएगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जमीन का मालिक वो नहीं है, जमीन का मालिक वो नहीं माना जाएगा, इसलिए उगाही छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। इसलिए अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा लाइन पूरी तरह से सही नहीं है। पहले लाइन में जागीरदार के विषय में जो बातें कही गई वो गलत है। जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे, सही बात है, उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी, ऐसा नहीं है, कुछ दायित्व उनको भी दिए जाते थे, लेकिन अधिकांश उन दायित्वों की पूर्ति का कार्य जागीरदार करते थे। अब अगला जो आपने जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, फिर यह गलत हो गया। कुछ राजाओं ने जागीरदारी व्यवस्था को वंशानुगत किया है, लेकिन यह वंशानुगत पद्धति नहीं है, नियम नहीं है। जागीरदार का मतलब यह सेवा के बदले जो वेतन है, वेतन के रूप में जो भी क्षेत्र वो प्राप्त करेगा वह जागीर है और उसका वो जागीरदार है। तो यहां पर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं इतिहास में, कुछ ऐसे अपवाद हैं पढ़ने के क्रम में जहां पर कि वंशानुगत जागीरदारी रही है, लेकिन वो उस शासक की कमजोरी बताई गई है, नीति के रूप में इस प्रकार की मान्यता यहां पर नहीं है। इसलिए आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये बात भी गलत है। तो यहां तक वंशानुगत होते थे और जमींदारों का राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। और आप देख रहे हैं जस्ट उल्टा हो गया। अभी ऊपर ही हमने ये कहा
और ये क्या है, ये जमींदार का वंशानुगत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना एक सही है, एक और दो ये भी नहीं, तो ऑप्शन क्या हुआ, ये दो भी नहीं, तो ऑप्शन क्या हुआ, ये डी सही हो गया। तो न तो एक और न दो। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न है ये चार्टर एक्ट से संबंधित है। 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार था चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो यह बात सत्य है। अगर 1813 का चार्टर एक्ट देखा जाए तो 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी ने व्यापार के एकाधिपत्य को समाप्त किया था, लेकिन कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था कि आप चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार है उसमें आपका एकाधिकार बना रहेगा। तो इसका मतलब है कि यह बात तो सत्य हो गई, यह सही है। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ कर दिया। यह बात भी सत्य है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, चूंकि एकाधिकार जब समाप्त करेंगे, चूंकि पहले का ये डेरिवेटिव लाइन है, जब कंपनी का एकाधिकार आप समाप्त करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जगह पर जो ब्रिटिश सत्ता है उसका प्रभाव बढ़ेगा। अगले में लिखा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। बिल्कुल गलत है। राजस्व पर नियंत्रण आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो जानिए, यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत लाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरी लाइन इसमें गलत है। अब इस आधार पर आप ऑप्शन चूज कर लीजिए। एक ऑप्शन ये है, ये सही है, और बाकी दो तीन जो भी हैं ये सब गलत है, इसलिए आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो काउंटर पॉइंट है वो यही है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये इसका एक उत्तर है, इसमें जो शामिल नहीं है, और उसने पिट्स इंडिया एक्ट की बात को इसमें शामिल कर दिया है, इसलिए आपका उत्तर ये गलत होता है। अब अगला जो प्रश्न है वो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिए। 10वें नंबर में कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या ऑप्शन है, प्रश्न किस पर आधारित है, स्वदेशी आंदोलन पर। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वाभाविक है, भारत में जब स्वदेशी आंदोलन या भारत में निर्मित वस्तुओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इस प्रकार की बात जब की गई थी, तो स्वाभाविक तौर पर यह भारत के जो शिल्पकार हैं, जो भारत के अंदर कुछ वस्तुएं बनाते हैं, जो निर्माण करते हैं, उनके दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से पुनर्जीवन देने वाला था। बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसी अधिवेशन के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके बताया और इसको आगे बढ़ाने की बात कही। दूसरा इसमें दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव, एक कंपोनेंट के तौर पर अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का जब आप इतिहास पढ़ते हैं, और जैसे जैसे भारत में, चूंकि बंगाल का विभाजन जब 1905 में किया गया था, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन एक मुखर आंदोलन के रूप में भारत में पहली बार जनता से सीधा सीधा जुड़ा था। और उसी दौरान ये बात सामने आई कि हम लोगों को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए अंग्रेजी वस्तु का परित्याग करना होगा, और स्वयं से बहुत सारी वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देते हुए जो बन रहा है उसका उपयोग करने की चेतना बढ़ानी होगी। और इस कार्य को करने के क्रम में ही एक और प्रयास किया गया था, वो था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। ये भी सत्य है। इसका मतलब पहला और दूसरा ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए
उत्तर आपका सी है। तो यहां पर देखेंगे कि प्रश्न में जो ऑप्शन है वो दोनों सही हैं। अगला जो प्रश्न है फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो प्रश्न में उपयोग की गई चीज है वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया है, जो निम्नलिखित युग्म हैं उन पर विचार करने के लिए कह रहा है। एक साइड में संगठन के नाम दिए गए हैं, संगठन या संगठन किसी मुद्दे से जुड़ा है तो आंदोलन, और दूसरे साइड में उसके लीडर या नेता या नायक का नाम दिया हुआ है। अब पहला जो प्रश्न पूछा गया है, अगर इसके हिस्से को तोड़ दिया जाए 3 भाग में, तो पहला है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। ये सत्य बात है क्योंकि 1928 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया था, ये सत्य है। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्थापित किया था, ये भी सही है, 11 अप्रैल 1936 को, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, ईबी रामास्वामी नायकर, ये ईबी रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि फिर ये एक संघ, संगठन या उनसे जुड़े हुए लोग और वो किस प्रकार के मुद्दे पर यह संगठन या संघ बनाए थे, इस तरह का प्रश्न इसमें शामिल कर दिया गया है। तो आप यहां पर अगर देख रहे होंगे तो तीनों सही है। तो ऐसे स्थिति में 1, 2, 3 आप इन तीनों को सही साबित करिए। अब अगला जो प्रश्न है हम लोग विस्तार देते चलें। अब इसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अब आप जानते हैं आपके प्राचीन भारत का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें 4 साइट दिए हुए हैं, चान्हू-दड़ो, कोट दीजी, सोहगौरा और देसलपुर। अब पहली लाइन में आप याद रखिए, ये जो चान्हू-दड़ो और कोट दीजी है, चान्हू-दड़ो और कोट दीजी, ये जो 2 स्थान हैं ये पाकिस्तान के सिंध में हैं, चान्हू-दड़ो और कोट दीजी। और देसलपुर जो है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, भारत में। तो ये तीनों के तीनों स्थान, मतलब ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष स्थल हैं। मतलब इस जगह विशेष पर खुदाई करने से सिंधु घाटी सभ्यता के काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसकी आपको जानकारी है। लेकिन जब बात करते हैं सहगौरा की, ये जो सहगौरा स्थान है ये भी बहुत प्रसिद्ध है और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अवस्थित है। सहगौरा स्थान बहुत फेमस है और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये अशोक के काल से संबंधित है। सहगौरा, अशोक, मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक, प्राचीन काल का। और सहगौरा में दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब ड्रॉट, सहगौरा में दुर्भिक्ष के दौरान अशोक के द्वारा जो सहायता या मदद दी गई है वहां के निवासियों को दुर्भिक्ष के दौरान या अकाल पड़ने के दौरान, उसकी चर्चा है। तो ये स्थल शुद्ध रूप से ये मौर्य काल का संबंधित स्थल हो गया और इसमें बाकी जो ए, बी और डी है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से हो गया। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो सी हो गया। अब आप इसको सी सही मानेंगे। अगले प्रश्न पर अगर हम लोग आते हैं तो यहां पर फिर एक बड़ा शानदार सा प्रश्न है कि निम्नलिखित से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसको रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियो अशोक, राणियो माने राजा अशोक, उल्लिखित है। अब ये अशोक के जब आप इतिहास पढ़ते हैं मौर्य काल का, तो अशोक के इतिहास पढ़ने के क्रम में आपको मिलेगा कि अशोक ने कई सारे
अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो अगर प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणे और अशोक का उल्लेख पूछा जा रहा है, तो ये जो ऑप्शन देखेंगे आप, वो कंगनहल्ली में है। तो यह शुद्ध रूप से एक तथ्य है जो अभिलेख से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। और ये तीन भी, सांची, शहबाजगढ़ी, सहगौरा, ये सब भी अभिलेख ही हैं जो अशोक के विचारों को जानने के लिए पढ़े जाते हैं। लेकिन जो बात इस प्रश्न में पूछी गई है, इस प्रकार की सूचना का विस्तार कंगनहल्ली में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है 14वें नंबर पे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले इसमें यह पूछा है, बुद्ध में देवत्वारोपण, देवत्वारोपण का मतलब देव शब्द की अनुभूति की बात करने वाला विचार बुद्ध में। अब इस लाइन को मैं थोड़ा तोड़ दूं यहां पर कि आपको कैसे सोचना है। क्योंकि जब बौद्ध धर्म की आप बात करते हैं तो बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान में भगवान बुद्ध की पूजा अवशेष के रूप में की जाती थी, लेकिन जो महायानी थे वो भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे और उस मूर्ति में भगवान बुद्ध को देव रूप में स्वीकृति दी जाती थी। तो अगर आपसे कहा जाए देवत्वरोपण, इसका मतलब यह शब्द यहां पर आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। दूसरा जो शब्द है बोधिसत्व के पथ पर चलना। बोधिसत्व के पथ पर चलने का मतलब यहां पर यह बताया गया कि किस तरह से भगवान बुद्ध के तरह से कुछ आचरण जीवन में अपनाना और अपना करके उस बात को या उस सोच को आगे ले जाने की जो कोशिश की जाती थी, उस प्रकार की बातों को क्या कहा गया है, यह बोधिसत्व के विचार में शामिल है। तो यहां पर बोधिसत्व शब्द का भी आपको उपयोग करना है। इसीलिए देखेंगे जो महायानी है वो भगवान बुद्ध के इन रूपों की बात करते हैं। बोधिसत्व की बात आप बहुत सारे चैत्य, उनसे जुड़े हुए स्तूप की बात जब आप करते हैं तो उसमें बोधिसत्व से जुड़े हुए विशिष्ट बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो लिखा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, यह भी एक प्रकार से सही है, क्योंकि उपर्युक्त में से, अब यहां प्रश्न है कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। ठीक, अब इस प्रश्न को थोड़ा ठीक से आप समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि बुद्ध के देवत्वरोपण की बात किसमें की गई है, महायान शाखा में। बोधिसत्व की बात किसमें है, महायान में। मूर्ति उपासना अभी जस्ट आपके सामने मैंने कहा, यह भी महायान में। तो ऐसे में अगर आपसे उत्तर पूछा जाए तो यहां पर ये तीनों लक्षण की स्वीकृति किस ऑप्शन में है, डी में है। इसलिए 1, 2, 3 ये इसमें सही है। अब आइए आप अगले प्रश्न में, यह गुप्त काल के ऊपर प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम, बलात्श्रम मतलब अपने दबाव में विष्टि के रूप में कार्य कराने वाली जो सोच होती है उसको बलात्श्रम कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना गया। जनता द्वारा अगर इसको देखा जाए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही के संदर्भ में, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना गया, जनता द्वारा दिया जाने वाला यह एक विशेष प्रकार का कर माना जाता था। ठीक, यह बात सही है। ठीक, ये निःशुल्क श्रम है, बिना किसी शुल्क के आप जाके वहां पर करेंगे। तो जब आप बिना किसी पारिश्रमिक लिए हुए जब कोई सेवा देंगे तो निश्चित तौर पर यह राज्य का एक प्रकार का क्या होगा, आय होगा, या राजा इसको एक कर के रूप में आप पर लगा करके उस हिस्से को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो ये पहला ही सही हो गया। अब थोड़ा बी और सी और डी भी पढ़ लीजिए, क्या इसमें कह रहा है। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। बिल्कुल नहीं। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, ये भी ऐसा कुछ नहीं। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रम नहीं, ये सब नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। तो मेरे कहने का मतलब आप देखिए यहां पर ये गुप्त काल का प्रश्न हो गया। तो अगर आपको पूरे इस क्वेश्चन पेपर के व्याख्या और इसके उत्तर से जुड़ी हुई बातों को समझ करके अगर कोई मस्तिष्क तैयार करना है कि हमको इतिहास की किस तरह की समझ विकसित करनी होगी, तो आप देख रहे होंगे कि आपको पहले तो पूरा सिलेबस अच्छे से आपको पढ़ना है। दूसरी बात, इस सिलेबस को तैयार करने में आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का मिश्रण करना आना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अलग अलग जगह पर बिखरी हुई बातों से जो प्रश्न बनते हैं, आप कम से कम समय में उनको रिकॉल करके उसमें उत्तर छांटने वाली जो समझ है, अगर आप वो विकसित कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इतिहास में जितने भी प्रश्न आएंगे अधिकांश को सही करने के लिए आप सक्षम होंगे। उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ये जो विशेष आपके प्रश्न पत्र के व्याख्या से संबंधित सेशन आयोजित किया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका भरपूर लाभ लेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।